नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एनसीईआरटी पर ही बात करेंगे। एनसीईआरटी की लगातार सीरीज हमारी चल रही है और इसी कड़ी में आज पंचायती राज व्यवस्था 9th एवं 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, इसमें जिस क्वेश्चन पर बात करेंगे आपको आज बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है क्या वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। साथ में आपको बताएंगे कि डीएम और डिप्टी कमिश्नर या जिलाधीश या कलेक्टर जो बोला जाता है ये क्या डिफरेंस है, तहसील क्या होता है। आप कभी कभी सोचते होंगे तहसीलदार की वैकेंसी आई है। इसी प्रकार से पंचायत में ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे ग्राम सभा, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस पर आज विशेष तौर पर आपके साथ में हमारी बातचीत होगी। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि क्या चुनौतियां हैं, मतलब इसकी चैलेंज क्या है। अगर चैलेंज की बात देखी जाए तो किस प्रकार के चैलेंजेज हैं पंचायती राज व्यवस्था में। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश क्या थी, तो इस पर भी बात करेंगे। बी आर मेहता कमेटी के सिफारिश पर भी बात करेंगे। ये मुख्य आज की पढ़ाई होगी एनसीईआरटी में। और इसके पहले आपको हमने पहले भी एनसीईआरटी की कई वीडियो भेजी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था आप तो जानते होंगे कि भारत में इसकी शुरुआत नागौर से हुई थी। राजस्थान नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरुआत किया गया था, गुजरात के राजस्थान नागौर से। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश और गुजरात में लाया गया। लेकिन क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, क्या ये शक्ति का विकेंद्रीकरण है। मतलब ये है यहाँ पर मेन पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट को हैंडल कर रही है और एक स्टेट में नीचे लेवल पर अगर देखेंगे तो एक होता है डिस्ट्रिक्ट, एक होता है प्रखंड और एक होता है गांव, विलेज। ये 3 चीज़ें हैं। एक जिला है, एक प्रखंड है और एक विलेज है। तो ये तीनों में क्या कोई सरकार है या फिर केंद्र या राज्य सरकार काम करती है, इस पर ही बात करना है पंचायती राज व्यवस्था में। अगर आप प्राचीन इतिहास को देख लें, सिंधु घाटी सभ्यता को या फिर वैदिक काल को, मौर्यन को या गुप्त काल को, तो आपको एक व्यवस्था नजर आएगी कि रूरल एरिया में भी एक पार्लियामेंट जैसा होता था। लोग बैठकर के डिसीजन देते थे, लोगों को राय मशवरा करने का अधिकार होता था, क्या सही है क्या गलत है ये जानने का अधिकार होता था। तो ये जो 3 व्यवस्था बनाई गई थी, हालांकि कई कमेटी है पंचायती राज के लिए जो हमारी रेगुलर क्लासेज चलती है, विनय आईएएस की प्रीमियम क्लासेज, तो उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ढेर सारी कमेटी बताई जाती है। ये आपको एनसीईआरटी से में जितनी चीज़ें दी हुई हैं उसके क्वेश्चन आंसर से संबंधित चीज़ों को ही बताया जा रहा है। तो इसमें आपको बता दें कि एनसीईआरटी के अनुसार गांव के बुजुर्ग का परिषद है, जो पहले भी होता था उसको पंचायत कहा जाता था। और पंचायत को बहुत प्रकार के फैसला लेने का, निर्णय करने का अधिकार होता था। तो अगर आप गांधीयन फिलोसफी को देखेंगे तो गांधीयन फिलोसफी या फिर नेहरू जी का जो सिद्धांत था कि सेंटर से गांव तक, केंद्र से गांव तक शासन करना मुश्किल है, तो यहाँ पर एक सरकार बना दिया जाए, एक व्यवस्था यहाँ पर बना दिया जाए जो गांव के कुटीर उद्योग को, जो गांव के रोड को, गांव के स्कूल को, गांव के कॉलेज को, नगर से संबंधित जब बात होगी तो नगर पालिका और नगर निगम है। लेकिन ग्रामीण व्यवस्था जो अनुच्छेद 40 में अगर देखेंगे तो इसकी बातचीत की गई है कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रूरल गवर्नमेंट होगा। अब ये ज़बरदस्ती नहीं होगा, इसके लिए मैच्योरिटी लाना पड़ेगा।
लेकिन जब भारत में अलग अलग राज्यों में इसके लिए कोई सोच विकसित नहीं हो रहा था, तो उसके बाद जब सोच विकसित नहीं हो रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई 73rd अमेंडमेंट से। 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी तौर पर लागू करने के लिए सभी राज्यों को बाध्य किया गया कि आपको चुनाव करवाना होगा, आप अपने क्षेत्र में चुनाव करवाएंगे, और जब आप चुनाव करवाएंगे तो जो गांव के मतदाता हैं वो वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करेंगे तो उससे सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य लोग आ जाएंगे। तो पहली पार्लियामेंट जो है देश की, फर्स्ट पार्लियामेंट, वो गांव में है। फर्स्ट पार्लियामेंट वो गांव में है। और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश हो या अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश हो या पायली कमेटी की सिफारिश हो, ये सारी सिफारिशें हैं। किसी किसी राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज है, कहीं पर 2 स्तरीय पंचायती राज है, लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों ने 3 स्तरीय पंचायती राज को अपना लिया। इसका नाम अलग अलग हो सकता है, जिसको हम ग्राम पंचायत बोल रहे हैं उसको कहीं पर तहसील पंचायत बोला जाता हो, जिसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं कहीं पर पंचायत क्षेत्र बोला जाता हो, कहीं पर क्षेत्रीय परिषद बोला जाता हो, कहीं पर हम जिला परिषद बोलते हैं उसको तालुक बोला जाता हो, कुछ भी हो सकता है, बट उसकी स्वरूप एक जैसी है। भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी के ही सिफारिश को अपनाया गया है। अब देखिए 9th-10th की एनसीईआरटी में इसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत, डी बसु, डॉक्टर सुभाष कश्यप और दुनिया भर की किताब पढ़ने की पहले ज़रूरत नहीं है, ये समझ जाइए। जब आप आईएएस, जेपीएससी को, बीपीएससी को, यूपीपीसीएस किसी को पास करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है एनसीईआरटी को थरोली पढ़ना, उसको ठीक से पढ़ना। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये बोल रहा है कि 3 टायर सिस्टम होगा। टॉप लेवल पर एक होगा, मिडिल लेवल पर एक होगा और सबसे नीचे एक होगा। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, एक ब्लॉक हो गया और एक गांव हो गया, विलेज हो गया। तो ये रियल डेमोक्रेसी हुआ। अगर ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर एक अलग से सरकार बनी जा रहा है तो वास्तविक डेमोक्रेसी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश को लागू करवाया गया 73rd अमेंडमेंट 1992 में, और इसमें प्रावधान किया गया कि सभी राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वो पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ पर लागू कर लें। तो जिला स्तर पर इसको बोलेंगे जिला परिषद, हम यहाँ जेडपी लिख दे रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति पीएस लिख दे रहे हैं। झारखंड में पंचायत सचिव का रिजल्ट को पीएस ही बोलकर संबोधित किया जाता है। और विलेज को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत। तो ये देखिए तीन अलग अलग श्रेणी बन गया, एक टॉप लेवल का, एक मध्य का। जैसे ट्रेन में 3 बर्थ होता है वैसे यहाँ पर 3 बर्थ है। ऊपर जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट में, प्रखंड में पंचायत समिति है और नीचे ग्राम पंचायत है। तो 3 लेवल हो गया। इसके अलावा जो 3 टायर से अलग एक संस्था है उसको ग्राम सभा बोला जाता है। ये एक अलग बॉडी है। किसी भी गांव में जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है या मिनिमम 18 साल है, वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा का मेंबर होता है, स्वतः होता है। 18 साल से जिसकी ज़्यादा उम्र हो गई है वो ग्राम सभा का मेंबर है, जो देश का पहला पार्लियामेंट है रूरल लेवल पर। तो हर मतदाता गांव का इस ग्राम सभा का मेंबर है, तो उसकी वोटिंग वहाँ पर होगी, उससे फिर आगे बहुत से काम होते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी में सिफारिश किया गया था कि ये जो चुनाव होगा इसमें महिलाओं के लिए सीट रिजर्व, बहुत से राज्यों में तो 50%, कहीं पर 80% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। इसमें SC ST
ओबीसी के अलावा जनरल कास्ट की भी महिलाओं के लिए, एससी एसटी की भी महिलाओं के लिए, ओबीसी की भी महिलाओं के लिए पंचायत में सीट रिजर्व है। उनके हाथ में भी सत्ता की चाबी दी गई है कि वो भी चुनाव लड़े, वो भी देखें कि एक गवर्नमेंट कैसे चलाया जाता है। तो ग्राम पंचायत से शुरुआत करते हैं और उसके पहले ग्राम सभा, जो राज्य की छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी विधायिका होती है। स्मॉलेस्ट लेजिस्लेचर जो है इंडिया का, वो ग्राम सभा है। तो संवैधानिक संशोधन का जितना भी अधिनियम है, इसके अनुसार ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की एक नींव है, मतलब बेस है। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ, बिना ग्राम सभा का आप पंचायती राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने पंचायती राज एक नींव है, एक बेस है, सोचिए, और उसी से सारी चीज़ें हो रही है। मतलब पंचायती राज में ग्राम सभा जो है, ये जैसे मकान का पिलर होता है, वैसे ही समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था में मकान का पिलर है। आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे, आंसर देते जाना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य में पंचायती राज की 4 स्तरीय व्यवस्था है। आपको नाम बताना है कि किस राज्य में पंचायती राज्य की 4 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। 4 टायर पंचायती राज सिस्टम इज अडॉप्टेड इन विच स्टेट, ये बताना है आपको। तो गांव के सभी वयस्क सदस्य ग्राम सभा के मेंबर है, जैसा हमने आपको बताया, और वह अपना कार्यकारिणी अर्थात ग्राम पंचायत का चुनाव करवाती है। मतलब जो ग्राम सभा है, इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलेंगे ग्राम पंचायत को। इसकी जिम्मेवारी इसके ऊपर है कि इसका इलेक्शन आप पहले करवा लीजिए। किसका इलेक्शन? ग्राम पंचायत का, जो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान का एक इकाई है। तो ग्राम पंचायत ही गांव के प्रशासन को देखती है। अब गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि किस गांव में किसको आने देना है, किसको नहीं देना है, यहाँ पर लोकल क्या क्या समस्याएं हैं, कौन व्यक्ति गलत कर रहा है, कौन रूढ़िवादी चीज़ों को फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है, ये सारी चीज़ों को ग्राम पंचायत ही प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। और इसका हेड जो होता है वो सरपंच होता है। तो यहाँ पर सरपंच होता है। एक पंच परमेश्वर, एक बहुत पुरानी एक कहानी थी, बहुत फेमस कहानी है पंच परमेश्वर। तो आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, कि सरपंच ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, डायरेक्ट मतदान से। ग्राम सभा का जब मतदान होता है तो ग्राम सभा के, चूँकि ग्राम सभा में तो 18.5 साल के लोग मेंबर हैं ही, तो उनके डायरेक्ट वोटिंग से कौन चुना जा रहा है? सरपंच चुना जा रहा है। तो सरपंच का चुनाव हो गया। गांव में कौन सी योजना चलाई जाएगी, किसानों को बीज कहाँ दिया जाएगा, एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी देना है, किसानों को लोन कैसे मिल रहा है बैंक से, कुटीर उद्योग कहाँ लगाना है, आलू के चिप्स वाली फैक्ट्री में आलू सप्लाई करना है कि नहीं करना है, धान के मिल कहाँ होंगे, शुगर केन का मिल में कैसे जाएगा वहाँ तक, चीनी उद्योग में, गन्ना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपको लगती हैं देखने में, हालांकि इन्हीं छोटी चीज़ों से बड़े इंडस्ट्री चलते हैं। ये काम ग्राम पंचायत का होता है कि वो गांव में जाकर के देखे। तो अभी गांव में इनकम का क्या साधन है? ग्राम पंचायत के पास बहुत बड़ा तो नहीं है कि छोटा मोटा ही लगा सकता है, स्ट्रीट में लाइट लगा दिया। इसलिए उसकी डिपेंडेंसी, ये ग्राम पंचायत की डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गया? ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। जब तक यहाँ से फंड अलॉटमेंट नहीं होगा
तब तक ग्राम पंचायत सही रूप से फंक्शन नहीं कर सकता है। ग्राम पंचायत के अंदर एक न्याय पंचायत होता है, मतलब समझिए गांव का जुडिशियल सिस्टम है वो। इसके अंदर एक अलग से, सारे जगह पर नहीं है लेकिन बहुत से राज्यों ने इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया है कि इसके अंदर एक न्याय पंचायत है। और जिसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, न्याय पंचायत का पर्पस है कि आपको न्याय दिलाना। आपको न्याय कैसे दिलवाएंगे? क्या इसके लिए प्रोसेस होगा? तो गांव में जो झगड़ा हो जाता है, किसी के खेत में दूसरे व्यक्ति के गाय जाकर के फसल खा गए, आपस में मारपीट हो जाती है, जमीन का विवाद हो जाता है, तो वहाँ पर पंचायत बैठ कर के फैसला देती है कि किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना सही होगा, कौन सा डिसीजन लेना गलत होगा, ये पंचायत बताती है। और ये बिहार में तो 3 महीने तक की सजा भी दे देता है पंचायत, इतना ताकत है वहाँ पर। सारे राज्यों में नहीं है लेकिन बिहार में दिया गया है। तो न्याय पंचायत का उद्देश्य न्याय गांव तक पहुंचना है। गांव के लोग शहर आएंगे छोटे छोटे मुकदमे को लेकर के, तो कितना खर्चा होगा खुद सोच करके देखिए। सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको अगर रांची आना है, जमशेदपुर आना है, चाईबासा आना है, दुमका आना है, तो उनके लिए कितना प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अगर गांव में ही ये व्यवस्था कर दिया जाएगा तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि नगर का मेयर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या गांव का सरपंच आपके पास आते हैं, आपके मोहल्ले में आते हैं, तो आप उनसे किस प्रकार की जानकारी लीजिएगा। अगर गांव में कभी आते हैं तो आप क्या पूछना चाहेंगे, ये आपको बताना है। आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन है बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति भी ये राज्य व्यवस्था में पंचायत समिति मध्यम स्तर पर है, जैसा आपको पहले बताए थे। जिला परिषद और इसके नीचे बीच वाला पर पंचायत समिति और नीचे ग्राम पंचायत है, तो ये बीच का कड़ी हो गया। इन बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत है, बीच का कड़ी हो गया। ये दोनों के बीच समन्वय बैठा करके काम करेगा। तो पंचायत सचिव एक बार फिर से समझ लीजिए, जिला परिषद में नाम ही क्लियर है, डिस्ट्रिक्ट। पंचायत समिति ब्लॉक ये प्रखंड में होगा। अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अगर वो प्रखंड होगा तो वहाँ पर पंचायत समिति होगा। सुनते हैं ना प्रखंड, तो वहाँ पर एक पंचायत समिति जरूर होगी, क्योंकि प्रखंड लेवल पर ये होता है। तो पंचायत समिति में प्रखंड के जितने भी ग्रामीण पंचायत था, ये जो ग्राम पंचायत था, इसके जितने सरपंच थे, इसके हेड सरपंच थे, आपने अभी पढ़ा, ये सारे सरपंच पंचायत समिति का ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा। देखिए अभी क्लियर हो गया ना। सबसे पहले किसका चुनाव हो रहा है? सबसे पहले चुनाव किसका हो रहा है? तो ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में वोटिंग कौन कर रहे हैं? तो ग्राम सभा के सारे मेंबर। उसमें मेंबर कौन है? तो 18 साल वाले सारे लोग वोटर हो गए। अब जब वो ग्राम पंचायत में चुने, किसको चुने? वो सरपंच को चुने। और ये सारे ग्राम सभा में मुखिया होता है, तो सारे सरपंच ऑटोमेटिकली पंचायत समिति के क्या बन गए? वो मेंबर बन गए। साधारण माने आम तौर पर, क्योंकि प्रशासन का काम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्रखंड स्तर पर इसको रखा गया है। और उस क्षेत्र के जो संसद सदस्य होंगे, उस क्षेत्र के जो एमएलए होंगे, जो विधानमंडल के सदस्य होंगे, लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे, वो मेंबर स्वतः ही पंचायत समिति का भी मेंबर हो जाता है। इसलिए उसके बैठक में ये सारे लोग आपको दिखते रहेंगे। और साथ में इसे यहाँ पर भी महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, सारे लोगों के लिए सीट होती है। और कुछ ऐसे पद भी होते हैं यहाँ पर सहयोजित, जिसको बोलते हैं, मतलब वो नॉमिनेटेड है। वह आम सदस्यों के राय से कुछ बुद्धिजीवी लोगों को भी पंचायत समिति में रखा जा सकता है। कुछ आम लोगों को भी रखा जा सकता है पंचायत समिति द्वारा
के सदस्य के रूप में वो मनोनीत हो जाते हैं। सामान्यतः पंचायत समिति का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, फिर इसका एक बॉस बनेगा, सारे लोग इसके मेंबर बन गए, सारे मेंबर वोटिंग करेंगे तो इसका हेड बन जाएगा। क्लियर है? एक प्रशासनिक इकाई है जिसका प्रधान प्रखंड विकास अधिकारी होता है, मतलब इसका हेड कौन हो जाएगा? बीडीओ, जो जेपीएससी से जा रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री, सहकारिता डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग, कुटीर उद्योग, मुर्गी पालन वाला क्षेत्र, वो सारे के लिए वो बीडीओ के निर्देश में काम होगा, क्योंकि वो सरकार का पदाधिकारी है। एक तो यहाँ से चुनाव होकर के जो लोग आ गए और इनके ऊपर में बीडीओ है, बीडीओ के परामर्श से ही सारे काम गांव में होंगे। और इसके बाद तीसरे स्तर पर होता है जिला परिषद। जिला परिषद भी बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। अब देखिए, यहाँ वाले मेंबर यहाँ चले गए और यहाँ के सारे मेंबर जो होगा अलग अलग पंचायत समिति में जो लोग गए हैं, तो अलग पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में जितने पंचायत समिति हैं, सारे के मेंबर जिला परिषद में चले गए, एक एक उसका निर्वाचित। तो ग्रामीण प्रशासन और अपने ऊपर राज्य सरकार, नीचे रूरल, ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, इसके बीच की कड़ी हो गया, मतलब इसके ऊपर डायरेक्ट क्या हो जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट हो जा रहा है। तो इसको जिम्मेवारी जिला परिषद को हो गया। और इसके बॉस जो होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जिसको डीएम भी बोला जाता है। चूंकि रेवेन्यू कलेक्शन करता है तो इसको कलेक्टर भी बोलते हैं बहुत जगह पर। ये जिला अधिकारी होते हैं वो इसके हेड होते हैं। तो साधारण तौर पर जिला परिषद के उस जिला के पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं, वो सारे सदस्य इसके मेंबर होते हैं। संसद वाले जो संसद के मेंबर हैं, हमारे सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए, ये दोनों भी इसके स्वतः मेंबर हो जाएंगे। तो इसमें भी महिला और एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व होता है। और फिर इसका भी एक इलेक्शन होता है, सभी मेंबर मिलकर के फिर जिला परिषद के अध्यक्ष का, चेयरमैन का चुनाव होता है। चेयरमैन जो वर्ड है, ऐसे तो राज्यसभा में चेयरमैन है, लेकिन जिला परिषद के भी जो हेड होते हैं उनको चेयरमैन बोला जाता है। तो अधिकांश राज्यों में जिला परिषद पूरे जिले में पंचायत व्यवस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, मतलब उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। और जिलाधिकारी जिला परिषद के साथ एक मीटिंग होती है स्थानीय शासन की हमेशा। ये यहाँ से बैठ कर के इस लेवल में और इस लेवल में, ये दोनों को मॉनिटर करने के लिए बैठे हुए हैं। नीचे लेवल में और ऊपर लेवल में, दोनों में देखा जाता है। तो ये तो हुआ ग्रामीण व्यवस्था। लेकिन इसी को शहर में ले आएंगे तो ये हो जाएगा अर्बन गवर्नमेंट। तो चीज वही है, थोड़ा सा खाली डिफरेंस हो जा रहा है यहाँ पर कि अर्बन गवर्नमेंट में जहाँ पर आपने पढ़ा 73rd अमेंडमेंट, तो अभी अर्बन गवर्नमेंट के लिए समझना है कि 74th अमेंडमेंट, मतलब 74th 1992 में ही 74th अमेंडमेंट हुआ, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, ये नोटिफाइड एरिया, बहुत जगह पर आपको देखने में मिलता होगा नोटिफाइड एरिया, जो आर्मी वाला इलाका होता है वहाँ पर भी। तो नगर में स्थानीय स्वशासन जो होता है, जिसमें मेयर, महानगरों में मेयर का पोस्ट होता है, जो उस महानगर के उनको फर्स्ट सिटीजन का दर्जा मिला हुआ है। जैसे देश का पहला सिटीजन राष्ट्रपति होते हैं, राज्य का गवर्नर होते हैं, उसी प्रकार से महानगर का मेयर होता है। बहुत ताकतवर पोस्ट होता है मेयर का। अर्बन पावर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काम तो उनके पास काफ़ी होता है। टैक्स भी लगा सकते हैं छोटे छोटे, जैसे बैनर टांगना, उसके टैक्स, बिजनेस करने के लाइसेंस देते हैं, गाड़ी में जो फाइन लगता है वो सारी चीज़ उनके हाथ में होता है।
और अलग अलग क्षेत्र में आप पटना नगर निगम, रांची नगर निगम, ऐसे आप नाम सुनते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन भी है कि अपने राज्य के ऐसे 2 नगर का नाम बताइए जहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था है और यह कैसे कार्य करता है। तो ये भी आपको जानना है। जैसे हमने बताया कि 74th अमेंडमेंट से लागू हुआ था और प्रत्येक 5 वर्ष पर, जैसे लोकसभा में होता है, राज्यसभा तो 6 साल के लिए, यहाँ भी 5-5 वर्षों के लिए चुनाव होता है नगर पालिका में। और छोटे यूनिट वहाँ पर वार्ड मेंबर हो जाते हैं। जो गांव में ग्राम पंचायत हो रहा है वो शहरों में वार्ड मेंबर के रूप में होता है। फिर वार्ड मेंबर से चुनाव जीत करके ऊपर लेवल पर जाएंगे और वहाँ से नगर निगम में चले जाएंगे। तो निर्वाचन के लिए लोकसभा में जैसी सिस्टम है कि मिनिमम जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका 21 वर्ष तो आयु होना ही चाहिए। तो प्रत्येक नगर निगम की क्या शक्ति होगी, इसका निर्णय जो होता है ये विधानसभा करेगा। ये विधानसभा से पारित होकर के, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ से भी पारित होकर के, और इसको आगे बढ़ाया जाता है। और आगे बढ़ाने के बाद फिर गवर्नर के मुहर लग जाने के बाद इसकी शक्ति लिख दी जाती है कि आपकी ये शक्ति है। तो नगर निगम में अगर आप देखेंगे तो इनके पास राज्य के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है ताकत, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। मनोरंजन टैक्स भी लगाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा देता है, कभी कभी कार, ट्रक और अन्य सभी गाड़ी पर टैक्स लगाता है। इनके पास इनकम का एक स्रोत है कि अपने टेंडर देना, कचरा उठाने का जिम्मेवारी देना, सिनेमाघर खोलने के लिए उस पर टैक्स लगाने के लिए, जो लोग ठेला लगाते हैं उनको लाइसेंस देना, जो लोग दुकान है उनको लाइसेंस देना, जहाँ तहाँ लोग बैनर बांधते हैं उस पर फाइन लगाना। ये बड़े शहरों में नगर निगम की जिम्मेवारी होती है। तो अग्निशमन सेवा का भी प्रयोग ये करवा सकते हैं, उसके लिए भी पैसा इनके पास में आता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र गाँव में भी वो दिया जाता है और यहाँ पर भी दिया जाता है, गाँव और इसका दोनों का, मतलब शहर में भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ के जो कार्यालय होंगे, नोटिफाइड एरिया होगा, नगर निगम होगा, वहाँ से आप इशू करवा सकते हैं। ये भी एक अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। वो ग्रामीण व्यवस्था थी, ये शहरी व्यवस्था, सिर्फ अंतर इतना ही है दोनों में। तो नगर निगम में टैक्स लगाने के अलावा आपको बता दें कि इसकी एक अपनी परिषद होती है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, और इसको नगर निगम का विधायिका कहते हैं। मतलब एक अपना उसका परिषद है। इसके सदस्य को क्या बोलेंगे, इसके सदस्य को नगर पार्षद कहा जाता है। चुनाव इसका होता है जहाँ जहाँ नगर निगम है वो लोग फिल करते होंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल सिटी में आमतौर पर नगर निगम नहीं होती, वहाँ पर नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है। अलग अलग राज्यों के शहर जो होते हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो निगम आयुक्त भी एक पद होता है। नगर निगम का जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा किसी भी नगर निगम में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जो इसका कार्यकारी अध्यक्ष होगा वो आयुक्त होता है, और ये आईएएस होता है आमतौर पर। इनको ये जिम्मेवारी दी जाती है। ये इलेक्शन लड़ करके नहीं आ रहा, नगर आयुक्त नहीं लड़ता है। मेयर चुनाव लड़के आ रहा है, उसको जनता वोट डाल करके जिताती है, मेयर चुनाव लड़ करके आता है। लेकिन जो नगर आयुक्त है वो आईएएस का पद होता है, वो अपॉइंटमेंट है। तो निगम आयुक्त उसको बोलते हैं। ये प्रशासनिक सेवा का एक पदाधिकारी होगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई नगर निगम है तो वहाँ पता कर लीजिएगा कि यहाँ का कौन है नगर आयुक्त, कौन है इस समय में। अगर रांची में आप रहते हैं, अगर आप धनबाद में हैं, रामगढ़ में हैं, अगर वहाँ है तब, और नहीं तो इंडस्ट्रियल सिटी में अगर नोटिफाइड एरिया है तो नोटिफाइड एरिया के कोई बॉस होंगे जो जेपीएससी से आते हैं। ये झारखंड लोक सेवा आयोग से वो नियुक्ति हो जाती है। तो नगर पालिका तथा नगर पंचायत के बारे थोड़ी सी बता देते हैं, जिसको म्यूनिसिपैलिटी भी कहा जाता है। इसमें विद्यालय है, आपके शहर में अस्पताल है, कॉलेज है। तो ये सभी लोगों के लिए भी गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं उसमें, या फिर पानी की सप्लाई करना, सड़कें टूट गई उसको बनवाना, ये सारी उसकी जिम्मेवारी होती है। जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखना भी उनका होता है। लाइसेंस निर्गत करवाने की जिम्मेवारी होती है। पुस्तकालय खुलवाना है, पब्लिक वेलफेयर का काम करना है, क्योंकि इनके पास तो काम ही ना होगा, जनता से जुड़ी हुई जो कामें होती है।
अब एक जिले का प्रशासन की अगर बात करते हैं तो इसको डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर है जो आईएएस होता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होते हैं वो आईएएस होते हैं। ये यूपीएससी से एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट के नीचे जैसा आपने पढ़ा कि ब्लॉक होता है, तो प्रखंड में यहाँ पर होते हैं बीडीओ। तो वो ये स्टेट से आ रहे हैं, ये जेपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं, जो बिहार वाले बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। और ये आईएएस यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आईएएस को किसी किसी राज्यों में मजिस्ट्रेट का पावर मिला हुआ है, जहाँ पर वो न्यायपालिका के तौर पर अपने कोर्ट में, परिसर में एक कोर्ट होता है जिसमें बैठते हैं। जैसे बिहार में, जिसको आप झारखंड में डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, इसी को बिहार में डीएम बोला जाता है। तो पटना का डीएम होता है, नवादा का, गया का डीएम होता है। अंतर सिर्फ क्या, दोनों आईएएस है, लेकिन उस राज्य में व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पर मजिस्ट्रेट की भी ताकत मिली हुई है। और चूंकि इनका मुख्य काम होता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को देखना, इसलिए इसको जिला का कलेक्टर भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको कलेक्टर शब्द भी आएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या डीएम का अपॉइंटमेंट अलग होता है, डीसी का अलग होता है, कलेक्टर साहब अलग होते हैं। और इसके नीचे चूंकि देखिए बीडीओ क्या है, जो डिप्टी कलेक्टर हो गया, बीडीओ प्रखंड में राजस्व पदाधिकारी है ना, तो वो भी एक कलेक्टर है लेकिन प्रखंड के तौर पर, और एक जिला का मालिक है। तो जिले का प्रशासन में कहीं पर उपायुक्त, कहीं पर डिप्टी कमिश्नर, कहीं पर जिला का मजिस्ट्रेट, कहीं पर जिलाधीश, ये सारे चीज़ एक है। सिर्फ कुछ कुछ जो नेचर ऑफ वर्क होगा बदल जाएगा। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कोई अलग से, इसकी कोई अलग से रास्ता नहीं है, एक ही एग्जाम होता है। और इसका मुख्य काम लेकिन रेवेन्यू देखना होता है। जिले के लोग सरकार को कर अदा कर दें, सरकार के जो जितने टैक्स वाले सिस्टम है वो देखना इनकी जिम्मेवारी दी जाती है। और जब कुछ मामले में उपायुक्त को जज या मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना है तो उनको डीएम बोल देंगे वहाँ पर। अब उपायुक्त को जिले के लिए बजट बनाना रहता है, प्रत्येक साल का एक बजट बनाया जाता है। बजट के लिए वह बीडीओ से परामर्श कर सकते हैं, नीचे लेवल के जो पदाधिकारी है उनसे, उनके नीचे जो है। और राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन हर साल भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को देंगे हर साल, जिसमें बताया जाता है कि हमारी ये स्थितियां हैं। तो कुछ मामलों में उपायुक्त को जज या मजिस्ट्रेट, जैसा हमने बताया कि कहते हैं, इनका काम है बजट बनाना, राज्य के लिए बजट, डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाना। और प्रशासन की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले को, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को कई सब डिवीजन में, माने उपमंडल में बांट दिया जाता है, और उपमंडल को कई तहसील में बांटा जाता है। तो तहसील की नियुक्ति बहुत से राज्यों में होती है, पंचायत स्तर पर होती है। तो ये उपमंडल को तहसील में बांट रहे हैं, और तहसील जो हुआ वो ग्रामीण स्तर पर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी पे क्वेश्चन दिया हुआ, जो आपको करना है घर में। भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। What is the importance of local self government in India, and do you think it is the necessity for the country? क्या आपको लगता है कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि भारत में ये महत्वपूर्ण है? तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको मेंस के लिए लिखेंगे आप। पंचायती राज का अर्थ क्या होता है? इसके विभिन्न स्तर की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम? एक्सप्लेन डिफरेंट टायर ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज का अलग अलग टायर की आपको व्यवस्था करना है, ये आपको बताना है। और तीसरी चीज है, जो तीसरा क्वेश्चन है, यह पंचायत समिति की स्थापना किस प्रकार से होती है?
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पर है उसमें कौन मेंबर होते हैं, कैसे ये बनाया जाता है, ग्राम पंचायत कैसे बनता है, जिला परिषद के आय के साधनों की एक सूची बनाइए, गिव अ लिस्ट अबाउट द इनकम ऑफ जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप है उनके पास इनकम का कौन कौन सा साधन है ये आपको बताना है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। हमें लगता है कि सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाइएगा। नगर निगम की रचना का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द वे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम की रचना कैसे की जाती है। और दूसरा प्रश्न है कि नगर पालिका के कार्यों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ म्युनिसिपैलिटी। नगर पालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। और एक टिप्पणी लिखने के लिए आया हुआ है, अंतिम जो क्वेश्चन है वो, जिसमें ग्राम सभा पर टिप्पणी लिखना है। क्योंकि ग्राम सभा जो है, जैसा हमने शुरू में बताया, आप देखे होंगे पंचायती राज का 3 है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, लेकिन इसमें कहीं भी ग्राम सभा नहीं आ रहा। देखिए ग्राम सभा ये तीनों से अलग एक इकाई है, लेकिन ये पिलर है, ये मकान का पिलर है सोचिए। और यही इलेक्शन करवा रहा है ग्राम पंचायत का। जितने भी 18 साल के मेंबर उम्र वाले हैं वो इसके ऑटोमेटिक मेंबर हैं, वो ग्राम पंचायत के ऑटोमेटिक मेंबर हैं, उनको मेंबरशिप मिल गई है। तो ये एक नीचे लेवल का पहला पार्लियामेंट है भारत का। और इसके बाद फिर पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद। तो ग्राम सभा पर आपको टिप्पणी लिखना है। न्याय पंचायत पर लिखना है। जैसे आपको बताए थे कि ग्राम पंचायत के साथ एक अलग से संस्था होती है जिसको न्याय पंचायत बोलते हैं, जो एक जुडिशियल सिस्टम है ग्रामीण क्षेत्र का, जिसका वर्क है कि गांव में जा कर के अगर न्याय की ज़रूरत होती है तो उसको शहर आने की ज़रूरत नहीं है। उसको वहीं पर जो न्याय पंचायत में जो सरपंच होंगे, क्योंकि वही बैठते हैं वहाँ, तो वो कुछ फैसला सुना देंगे छोटे छोटे मुद्दे पर। अगर वहाँ निपटारा नहीं होता है, अब मर्डर केस वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ छोटी छोटी चीज़ चलते हैं, चोरी का चल जाएगा। और गांव में बहुत से रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, कंजर्वेटिवनेस होता है। उस कंजर्वेटिवनेस को बचाने के लिए कि इससे लोग बचें, जिसमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कोई ओझा है वो कुछ टोना टोटका कर रहा है उससे, तो इस टाइप की चीज़ों पर न्याय पंचायत बैठा दी जाती है। तीसरा है नगर पंचायत, मतलब अर्बन एरिया में जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो उसकी एक काउंसिल होती है, नगर निगम की जो अपनी काउंसिल होती है, इसमें वार्ड मेंबर जाते हैं। तो हमें लगता है कि आपको पंचायती राज व्यवस्था समझ में आई होगी। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से हुई थी, 1959 से हुई थी। इसके शुरुआत नागौर से हुई थी। नागौर राजस्थान में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात में हुआ था। नागौर राजस्थान में है, उसके बाद हुआ था दूसरे राज्यों में। तो पंचायती राज का मतलब समझना है एक ग्रामीण सरकार जिसे ये अधिकार दिया जाएगा कि गांव के लोग अपनी शासन व्यवस्था को स्वयं से संभाल लें। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमारी क्लासें इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म में ई लर्निंग उसमें भी आती हैं, आप वहाँ से भी हमारी मदद ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। और अगर आप IAS, JPSC, BPSC कोई भी क्लास करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। खास करके NCERT वाली अभी सीरीज चल रही है, और हमारी जो प्रीमियम क्लासेज है विनेज IAS का, जिसमें 3 आवर्स की भी क्लासेज चलती है और 1 आवर की भी चलती है। आप दोनों में से किसी क्लास को भी एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की लेखन शैली बताई जा रही है। नोट्स आप मंगा सकते हैं अपने घर में कुरियर के द्वारा में। ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। तो हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार किसे कहते हैं?
सरकार कितने प्रकार की होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो एनसीईआरटी के ही चैप्टर से शुरुआत कर देते हैं। 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी, जिसमें 2 सीरीज हमने पहले भेज दिया है, ये तीसरा है आपके लिए सरकार। 9th और 10th के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा सरकार किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट, जैसा हमने यहाँ पर पहले से बता रखा है कि गवर्नमेंट डिक्टेटर हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो सकता है जो अमेरिका में है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म हो सकता है जो इंडिया में है। हम एक एक करके बात करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी ये 9th और 10th की एनसीईआरटी है। इसके पहले हमने बताया था आपको कि राज्य किसे कहते हैं। एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि जब राज्य की बात की जाती है तो स्टेट में, स्टेट का सबसे पहला चीज़ है कि अपना सॉवरेनिटी होता है, मतलब अपनी संप्रभुता होती है, अपना कानून होता है, अपना ज्योग्राफिकल एरिया, अपनी जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ किसी भी स्टेट का अपनी संस्कृति होती है, अपना लैंग्वेज होता है। भारत में केंद्र, जो भारत है वो एक राज्य है, और इसके साथ साथ झारखंड बिहार भी राज्य है, वो द्वितीय स्तर का राज्य है जो मूल रूप से एक प्रांत के रूप में जाना जाता है। तो जब संप्रभुता किसी राज्य को मिल जाती है तो उसके बाद आता है सरकार, कि यहाँ पर सरकार कैसी है। सरकार अगर व्यक्तिवादी होता, एक ही आदमी का होता, वंशवाद से होता, तो फिर क्या होता कि सरकार पर एक आदमी का अधिकार होता। एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई संशय नहीं रहे। और कुछ क्वेश्चन आपको देंगे जो इसके कमेंट बॉक्स में आप लास्ट में जरूर से लिखिएगा। जो लोग लगातार हमारी लाइव क्लासेस कर रहे हैं वो 9431156794 नंबर पर मैसेज भी करते जाएंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में और लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी सीरीज में आज का चैप्टर सरकार पढ़ा रहे हैं, और सरकार भारत में तो डेमोक्रेटिक है, भारत में संसदीय है, और ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है जिसको हिंदी में अध्यक्षात्मक कहते हैं, और संसदीय जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट्री कहते हैं, बहुत छोटी सी डिफरेंस है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये जिम्मेवारी किसके पास आएगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में किसके पास होगा और डेमोक्रेटिक फॉर्म में किसके पास होगा, इसी से ये ताल्लुकात होता है। तो गवर्नमेंट का जो पहला स्तर होता है ऊपर में, वो ये तो पार्लियामेंट्री हो सकता है या फिर वो अध्यक्षात्मक हो सकता है, जिसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी का पहला पेज जो है, जिसमें बताया जा रहा है कि व्यक्तिवादी जो सरकार होगी, जिसमें इलेक्शन तो होगा लेकिन जो जीतेगा वह सिर्फ किसी मैच का रेफरी होगा, वह ट्रैफिक कंट्रोलर के जैसा होगा। उसकी क्या रोल होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव जीतेंगे उसका रोल क्या होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक विचारधारा और है जो बोला जाता है समाजवादी विचारधारा, जिसमें है, एक तो हो गया कि आपकी जिम्मेवारी जीतने के बाद एक आप सिर्फ एक कैप्टन की भूमिका में हैं या एक रेफरी की भूमिका में है, और दूसरा है कि आपकी समाजवादी सोच होनी चाहिए। समाजवादी सोच का मतलब हो गया कि सरकार के ऊपर एक जिम्मेवारी आ रही है। कैसी जिम्मेवारी आ रही है? सरकार के ऊपर एक जिम्मेवारी आ रही है कि सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से सोचना है, इक्वलिटी के लिए सोचना है। और जब इक्वलिटी के लिए सोचना है तो इसके लिए एक संविधान बनाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सब कोई काम करेंगे। जो चुनी हुई सरकार होगी वो समाजवादी विचारधारा से करेंगे, वो वेलफेयर का भी काम करेंगे, और जो लोग गलत कर रहे हैं समाज में उनको सजा भी देंगे। दोनों अधिकार उनके पास होगा। तो ये समाजवादी थॉट हो गया। आधुनिक राज्य की जो सरकार है वो वेलफेयर के लिए काम करती है। अगर प्रेजेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो कॉन्सेप्ट होती है,
इस समाजवादी का डायरेक्ट एक वर्ड में मीनिंग होगा वेलफेयर करना। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार का जो मूल भाग है, सरकार जिस काम को करने के लिए उन्हें बनाया गया है उसमें उनका मुख्य उद्देश्य होगा वेलफेयर करना। जैसे मिड डे मील स्कीम चलाया जा रहा है भारत में, समय समय पर कैश सब्सिडी दी जा रही है, राशन कार्ड जो पीडीएस सिस्टम देखते हैं, जो महिला सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है, गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है ये सरकार के का मूल काम में आ जाता है। भारत में मूल काम है, चाहे वह केंद्र स्तर पर हो चाहे वह राज्य स्तर पर हो। समाजवादी मतलब सोशल इक्वेलिटी, इकोनॉमिक इक्वेलिटी मतलब क्या हुआ कि बड़े लोगों पर इनकम टैक्स लगाएंगे, जो धनी लोग होंगे उस पर इनकम टैक्स लगाएंगे और उस पैसे से जो बचत होगा सरकार का उससे सोशल एम्पावरमेंट में खर्च करेंगे, उस पैसे को सामाजिक विचारधारा में खर्च करेंगे। ये भी एक थॉट है। तो ये आपको जैसा कि हम बता रहे थे कि सरकार कौन है, तो एक आप बोलिएगा सर सरकार तो सरकार होती है, नहीं, सरकार तो जनता है और जनता के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा रहे हैं। तो कुछ तो बाध्यकारी कार्य सरकार का मैंने उसको करना पड़ेगा, नागरिक कल्याण करना होगा। ये इसमें कोई सरकार इसमें ये नहीं बोल सकती कि हम नहीं करेंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। जैसे खाद्यान्न वितरण करना जो कम दाम पर होता है, या आप कभी कभी देखते हैं कि यातायात की व्यवस्था करना, ये भी सरकार का काम है। ट्रेन चलाना, बस चलाना, ट्रांसपोर्ट देना, नेशनल हाईवे का निर्माण करना, ये सारी सरकार की योजनाएं होती, सरकार के काम के रूप में जाने जाते हैं। और सरकार इन कार्य को करने के लिए बाध्य है। वो ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं हम इस काम को नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का चुनाव ही उस रूप में हुआ, चाहे वह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो चाहे वह डेमोक्रेटिक में पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, दोनों डेमोक्रेटिक है। मतलब ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक होता है राष्ट्र प्रेसिडेंशियल फॉर्म जिसको हिंदी में अध्यक्षात्मक कहते हैं, और दूसरा होता है संसदीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही सरकार के, प्रजातांत्रिक सरकार के दो पहलू होते हैं। तो अच्छा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो सरकार के अंग हैं इसमें सभी क्रियाकलाप को 3 भाग में बांट देते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो जैसे एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, तो ये हमारा पार्लियामेंट, ये हमारा कार्यपालिका में मंत्री परिषद भी आता है। मतलब संसद में तो सारे मेंबर हो गए ना, लेकिन कार्यपालिका का जब पार्ट बोलेंगे, कार्यपालिका के भी हेड जो है प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो प्रेसिडेंट प्लस कैबिनेट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस जो आईएएस और पीसीएस ऑफिसर हैं, ये सारे कार्यपालिका के भाग हैं। तो इनका काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना और इसका काम होता है बनाना। इसका काम होता है बनाना। क्या बनाना? इसका काम होता है कानून बनाना। कैसा कानून होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये इसको सोचना है। इसके जो मेंबर है, मैंने पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के बिना कोई कानून नहीं बनेगा। तो लोकसभा के जो 545 मेंबर है वर्तमान में, राज्यसभा के जो 245 मेंबर है वर्तमान में, ये मेंबर इस पर हैं। ये सारे लोग मिलकर के कानून बनाएंगे, लेकिन कानून को लागू करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? वो होगी कार्यपालिका की। ये जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव की होती है, कार्यपालिका काम करती है। और न्यायपालिका, इसका 2 काम है, एक तो कि बनने वाले कानून पर नज़र रखना और दूसरा लागू होने वाले कानून पर नज़र रखना।
बनने वाला कानून कितना सही है, लागू होने वाला कानून कितना सही है, और ये लागू हुआ कि नहीं। बनने वाला कानून कितना सही है और जिसको लागू करना था वो लागू किया कि नहीं किया, ये मूल विचारधारा होती है। तो ये तीनों विंग मिल करके काम कर रहे हैं। अब इसमें से कोई जैसे एक पैर को अगर किसी का पैरालिसिस हो जाता है तो उसको फिर सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उसका मान लीजिए कि कहीं साइड से सहारा ले लेता है, किसी और का ले लेता है। अगर इसमें से एक भी विंग नष्ट हो रही है, सपोज कीजिए कि इसमें से जो पार्लियामेंट्री विंग है ये विंग काम नहीं कर पा रही है, अगर ये नहीं कर पा रही तो इसको कोई तो बोलेगा कि भैया करो, तो इसको न्यायपालिका बोलती है भैया करो। तो न्यायपालिका इसके अंदर पेनिट्रेशन करके घुस गई, न्यायपालिका यहाँ पर चली गई अंदर, और न्यायपालिका काम करने के लिए स्वतंत्र है। अभी कार्यपालिका रोड नहीं बनवा रही। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल का हालत बहुत ख़राब है, तो उसमें इलाज नहीं हो रहा है गरीबों का। जन वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज अमीर को मिल जाता है, गरीब को कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए कौन देखेगा? तो आपकी आशा हो जाती है माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, तो आप उसकी ओर आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि न्यायपालिका आज कुछ बोल देगी, स्कूल का फीस माफ़ करवा देगी, मकान बनाने बोल देगी। तो ये जब न्यायपालिका को ये बोलना है तो न्यायपालिका फिर थोड़ा सा ये आगे इसके एरिया में चला गया। देखिए अभी द एरिया ऑफ जुडिशरी बिकम्स लार्जर हेयर। अभी न्यायपालिका का क्षेत्र जो है ये बहुत बड़ा हो चुका है, न्यायपालिका का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। अभी इसको बहुत काम देखना है। न्यायपालिका बोलती है कि आपके अंदर भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका बोलती है आपको ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन कभी कभी न्यायपालिका स्वयं के अंदर भी जा करके देखती है और बोलती है कि डिलेइंग जस्टिस इज ऑल्सो इनजस्टिस। न्याय देने में अगर देरी होती है तो वो भी एक अन्याय है, न्यायपालिका स्वयं का है। हालांकि भारत में न्यायपालिका के बारे अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो इसे न्यायालय की अवमानना समझी जाती है। सो वी शुड रेस्पेक्ट ऑलवेज द जुडिशियल सिस्टम। इसको इसलिए इंडिपेंडेंट रखा गया है कि ये किसी प्रेशर में काम नहीं करे, ये एकदम इंडिपेंडेंट होकर के बिंदास काम करेगा। इसको लगना तो, लेकिन क्या संसद के काम को देखने के लिए न्यायपालिका है? क्या कार्यपालिका के काम को करने के लिए न्यायपालिका है? नहीं ना। इसलिए सारे विंग को अच्छा से काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पर आर्टिकल 50 में सभी के काम का सीमांकन किया गया है। जो लेजिस्लेचर का काम होगा, जो एग्जीक्यूटिव का काम होगा, जो जुडिशरी का काम होगा, ये बताया गया किसकी क्या जिम्मेवारी बनती है, कौन क्या कार्य करते हैं, ये बताया गया है। इसलिए जब एक विंग भी पैरेलली अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाता है। तो चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वह, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे सारे लोग, इसको जितना ज़्यादा पिक्चर बना बना करके समझेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा किसी भी एग्ज़ाम के टॉपिक को कवर करने में। खास करके एनसीईआरटी के एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। और जो लोग रेगुलर क्लासेस करना चाहते हो 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर vinayisacademy.com पर स्टडी मटेरियल भी दी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। तो भारत में अगर देखा जाए तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अलग अलग काम हैं। कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति भी होते हैं, मंत्रिपरिषद भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, सभी लोग शामिल हैं। उनका काम है कानून को लागू करवाना, और अगर नागरिक स्वयं कानून को लागू नहीं कर रहा है तो एक कार्यपालिका बैठी हुई है कि आप लागू कीजिए, ट्रैफिक सिस्टम को फॉलो कीजिए, कोरोना में सरकार के निर्देश को मानिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये तो बताया हुआ हमारे संविधान में। तो हमारे देश में 2 स्तर पर विधायिका,
काम करती है, दो स्तर पर। एक स्तर कौन सा है हमारे देश में? तो एक जो स्तर है लोकसभा और राज्यसभा का, और दूसरा स्तर है विधानसभा और विधान परिषद का। हालांकि सभी राज्यों में ये नहीं है। आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि विधान परिषद किस किस राज्य में है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विधान परिषद भारत के किस किस राज्य में है, जिसको अपर हाउस बोला जाता है राज्यों में, केंद्र में ये है। तो एक तो केंद्रीय विधायिका है जो लोकसभा और राज्यसभा है, प्लस प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद प्लस गवर्नर है। ये राज्य की विधानमंडल कही जाती है। तो कुछ कानून केंद्र बनाता है, कुछ कानून राज्य बनाता है, और कुछ दोनों बनाता है। एजुकेशन पर दोनों बनाता है। आपके राज्य की भी बोर्ड है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड भी है, आपके राज्य की भी पुलिस है और आईएएस ऑफिसर भी है। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों बनाते हैं। हालांकि हमारे देश का जो कानून है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो जब कभी दिक्कत आती है कानून को लेकर के, तो उसमें केंद्र वाला कानून जो है वो आगे बढ़ जाता है, केंद्र का कानून आगे बढ़ जाता है ना। इसको हमेशा याद रखना है कि जो केंद्र की कानून होती है वो आगे बढ़ जाती है। तो दो स्तर की हमारे देश में सरकार काम कर रही है। एक तो केंद्र में काम कर रही है, चुनाव हम लोग इसका करते हैं लोकसभा का डायरेक्ट वोट वाला, और विधानसभा के लिए मतलब आप जनता है भारत के। तो जैसा आप जानते हैं कि जिसकी भी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, ये 61st अमेंडमेंट 1988 में हुआ था, तो वो सारे लोग वोट करेंगे। तो विधानसभा में आप लोग चुनते हैं एमएलए, और लोकसभा में आप लोग चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। अभी ये एमएलए लोग वोट डालते हैं, तब व्यक्ति जाता है राज्यसभा में, तो आप ही के द्वारा इंडायरेक्टली चुना गया है वो। तो एक केंद्र की हमारी विधायिका और एक राज्य की विधायिका। सभी राज्यों में एक अलग अलग विधानसभा है, आप जानते हैं। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका पहला क्वेश्चन है आज का, जिस पर आपको आंसर लिखना है जल्दी से। आप जैसा जानते हैं कि एनसीईआरटी से संबंधित शो हमारा प्रतिदिन सुबह में 8 बजे आता है। तो आप 8:07 और शुरू के 2 घंटे तक के आंसर हम लेते हैं, उसके बाद वाले आंसर को नहीं लेते हैं, जिसको अपने दूसरे प्रसारण में बताया जाएगा। जिसका उत्तर सही होता है उसके नाम। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि न्यायपालिका भी 3 प्रकार से काम कर रही, विवाद को निपटाती। एक तो नागरिकों का विवाद, एक केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, और दूसरा सरकार से किसी की अगर लड़ाई हो जाती है तो उस विवाद को भी निपटा देती है। ये जिम्मेवारी दिया जाता है। अब आप लोग, हमें लगता है कि न्यायपालिका को तो समझते ही होंगे कि हमारा न्यायपालिका जो है वो पिरामिडल शेप में, और यहाँ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है। इस क्वेश्चन को सारे लोग बनाइएगा। कहीं कहीं एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य तथा केंद्र प्रशासित क्षेत्र सम्मिलित हैं। ऐसे उच्च न्यायालय के विषय में जानकारी दीजिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सूची बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट में अगर अंडमान निकोबार का फैसला होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में दादरा नगर हवेली का होता है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हरियाणा पंजाब दोनों का होता है। हम एग्जाम्पल दे के समझा रहे। आप इसी प्रकार से सोचिएगा, खोजिएगा। चूँकि एनसीईआरटी में बहुत चीज़ों के आंसर नहीं देता है, उसमें पूछा जाता है, तो आपको इसका उत्तर खोज करके बताना है। तो एनसीईआरटी आपका जैसे कंप्लीट होगा, आप बहुत हद तक आप आईएएस लिख रहे हैं, जेपीएससी लिख रहे हैं, बीपीएससी लिख रहे हैं, यूपीपीएससी लिख रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पास करेंगे। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। आप किसी भी राज्य का परीक्षा लिख रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है। और एक नए प्रकार से फ्लो चार्ट से एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए हमने शुरुआत किया है। आपका सहयोग इसमें चाहिए जो आप दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकार, जो हमने भी बताया, डिक्टेटर सरकार में पहला क्या है, डिक्टेटर, जहां पर कोई इलेक्शन नहीं होगा, जहां पर राजा
जो राजा है, राजा ही मालिक होगा, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। सैनिक सत्ता पलट देगा, सेना का शासन होगा, तो तानाशाह होगा। उसके रूल को आप काट नहीं सकते। ये रूल आपको मानना पड़ेगा जो एक तानाशाही सरकार में होता है, जैसे सद्दाम हुसैन के समय में था इराक में। कभी कभी तालिबान के हाथ में सत्ता जाने लगती है अफगानिस्तान में, तो ये तानाशाही हो जाता है। हमको चाहिए लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डेमोक्रेसी में एक नागरिक को सारे अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन नागरिक से देश बहुत आशा भी रखता है। इसलिए आप अगर देश के सच्चे नागरिक हैं तो आप अधिकार को यूज कर रहे हैं, तो देश के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छा नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। तो चुनाव लड़ने से तो किसी को नहीं रोक सकते, ये तो यहाँ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, सबको जानते हैं भी, छोटी सी चीज़ है ये। राजनीतिक समता का सिद्धांत है। डेमोक्रेसी में राजनीतिक समता का सिद्धांत होता है कि सभी लोगों को बराबर की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे वाले को ज़्यादा मौका मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार का स्वरूप या तो नेचर ऑफ गवर्नमेंट या तो प्रेसिडेंशियल होगा और या फिर कैसा होगा, या वो पार्लियामेंट्री हो सकता है। एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर, विश्व में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पार्लियामेंट्री सरकार है परंतु उसका अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता? हमको लगता है कि बहुत आसान सा प्रश्न, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि विच कंट्री हैज अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। निर्वाचित उसका अध्यक्ष, मतलब जो सबसे ऊपर है। इंडिया इज ए रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है कि भारत के सबसे ऊपर पूरे देश में कौन है? तो संविधान ने ये स्थान दिया है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति वंशवाद से तो नहीं आते, लेकिन किसी देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर वहाँ की सरकार के सबसे ऊपर जो है अगर वो वंशवाद से आते हैं, अगर वो हेरेडिटरी है, तो उसको हम लोग रिपब्लिक नहीं बोलेंगे। वो गणतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, वह गणतंत्र नहीं है। तो आपको उस देश का नाम बताना है कि कौन गणतंत्र नहीं है। संसदीय सरकार में निर्वाचित करने का अधिकार मिलता है सभी लोगों को, प्रतिनिधि को चुनते, जो हमने शुरू में आपको बता दिया था। कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, ये भी हमने आपको पहले बता दिया था। और वास्तविक और संसदीय प्रणाली जो होता है, ये वाली, ये भी दो प्रकार का हो रहा है। एक इसमें होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। जब किसी देश का हेड जब किसी देश का हेड ही रियल हो, जब भारत के प्रधानमंत्री रियल होते, तो हम लोग का संसदीय में ये रियल गवर्नमेंट शुरुआत हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनल है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनल है, वो नामित है। उनको नामित इन द सेंस इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उनकी पावर नहीं है, पावर नाम मात्र की है। नॉमिनल का मतलब ये हो गया, नॉमिनल का मतलब ये नहीं कि किसी ने उसको डायरेक्ट बैठा दिया, नहीं, क्योंकि इनकी तो इलेक्शन हो रही है इनडायरेक्ट। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर इनको वोट करते हैं। हमारे देश में रियल सत्ता किसके पास है? प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। हमारा संसदीय व्यवस्था का झुकाव प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के साइड में दिखता है। हमारी संसदीय व्यवस्था इस ओर में जाती है, अमेरिका के किसी और जाती है और दूसरी ओर चली जाती है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष को संविधान द्वारा जो शक्ति दिया जाता है,
लेकिन वास्तविक रूप से उसका प्रयोग नहीं करता है, वो है भारत। राष्ट्रपति सारे चीजों पर साइन करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति नाम मात्र की है। अगर कुछ शक्ति, एक तो 111 में पॉकेट विट्टो की शक्ति है और एक आर्टिकल 86 में सूचना मांगने की शक्ति है, ये दो शक्ति को छोड़ दीजिए तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं बचा है। वो ठीक है, मनी बिल उनके रिकमेंडेशन पर आता है, नए राज्य बनाने वाला उनके रिकमेंडेशन पर आता है, लेकिन ये रिकमेंडेशन करने के लिए कहता कौन है? ये करने के लिए भी तो कहने वाला है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई है। हमारे देश में रियल हेड जो होते हैं ये कौन है? हमारे देश में आप समझ सकते हैं कि रियल हेड भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ का मंत्री परिषद होता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड है। और ये एक लाइन में आप लिख लेंगे, ये अनुच्छेद 74 में इसका जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? ये जिक्र किया गया है कि देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया विथ प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड एंड टाइम टू टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल गिव सजेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट द सजेशन। राष्ट्रपति समय समय पर राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सलाह देंगे और इस सलाह को मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य होगा। इस सलाह तो ऑर्डर के जैसा हो गया, मानना ही पड़ेगा। तो जब सलाह को मानना ही पड़ेगा तो हमारी ताकत है, तो हम नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं। तो भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति है। उनकी सारी शक्तियों का प्रयोग भारत का प्रधानमंत्री और भारत का मंत्री परिषद करता है। साइन उनका होगा, हर चीज में साइन राष्ट्रपति जी की होगी। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते और बीच बीच में आप लोगों की टेस्ट भी होगी, जो आप vinayisacademy.com से जुड़ करके टेस्ट में आप सीधा अपीयर हो सकते हैं। तो इससे आपको लाभ होगा। क्लास अगर इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, अगर आपकी इच्छा होगी तब लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और लगता है कि नहीं ये क्लास ख़राब है तो आप हमारे चैनल को छोड़ भी सकते हैं। इसमें ज़बरदस्ती थोड़े है कि आपको पढ़ना ही है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लीजिए, अमेरिका। राष्ट्रपति कार्यपालिका का ही अध्यक्ष होता है, रियल हेड होता है। जब राष्ट्रपति कार्यपालिका का रियल हेड होता है तो वह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसा कि अमेरिका में है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव, हमारे देश में पीपल राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। हम लोग पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, हम लोग पहले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, और ये लोग दोनों को ही वोट डाल करके इसको चुनता है। लेकिन अमेरिका में पीपल डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनता है, इसलिए वहां का राष्ट्रपति रियल हेड हो जाता है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधा करती है और इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का अंग नहीं होती है और न तो उसके कार्यकाल विधायिका के समर्थन पर आश्रित है। मतलब ये रियल हेड हो गया। देखिए, इंडिया में राष्ट्रपति इनके ऊपर आश्रित हो गए, इनके सजेशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो चुनाव दोनों का जनता ही राष्ट्रपति को चुन रही है, जनता ही विधायिका को चुन रही है, और दोनों की
एक दूसरे से दूरी बना करके रखा गया है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति रियल हेड होता है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का हेड होता है, जिसको नॉमिनल हेड कहते हैं। समाज में, आपके परिवार में भी कोई कोई हेड नॉमिनल होता है, रियल शक्ति किसी और के पास होती है। ये भी आप कभी सोचिएगा आराम से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि अमेरिका के में एक चुनाव राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए होता है, दूसरा चुनाव विधायिका के सदस्यों के लिए होता है। वहाँ की विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, सेनेट कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। तो यह भी संभव होता है कि एक दल का कोई राष्ट्रपति बन जाए और दूसरे दल का कांग्रेस बन जाए, विधायिका में कोई और पार्टी घुस जाए और राष्ट्रपति किसी और पार्टी का हो जाए। लेकिन भारत में ऐसा थोड़े है। लोकसभा राज्यसभा में जिसकी मेजोरिटी हो जाती है, वो पार्टी जिसको राष्ट्रपति पर नॉमिनेट कर देती है कि हमारा ये कैंडिडेट होगा, चुनाव फिर होता है, लेकिन जीतता तो वही है। इंडिया में ऑलमोस्ट तय हो जाता है ये। तो अमेरिका में सरकार के विभिन्न विभाग का देखरेख संबंधित जो होता है काम, उसको वहाँ पर सचिव कहते हैं, सेक्रेटरी बोला जाता है। किंतु संसदीय सरकार में मंत्री होता है। वे अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य नहीं होते हैं। जो सचिव होते हैं वो अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य नहीं होते, वो राष्ट्रपति के द्वारा रखे जाते हैं। लेकिन भारत में वो संसद के मेंबर होते हैं। कांग्रेस उन पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, लेकिन भारत में पार्लियामेंट हर मंत्री पर अंकुश लगा सकता है। वहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति को ही ताकत होती है। लेकिन भारत में ये परंपरा नहीं अपनाया गया। क्यों? एक दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, क्यों? एक तो कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एरिया बड़ा है, तो एक व्यक्ति जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो सारे प्रदेश में घूमेगा, ये जरूरी नहीं, एक दिक्कत की बात हो जाएगी। दूसरा कि दोनों इलेक्शन कराने में भारत में बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होगा। एक बार प्रेसिडेंट के लिए भी अलग से करवाओ इलेक्शन, और एक बार आप यहाँ के संसद को चुनने के लिए भी कराओ इलेक्शन। और तीसरा कि जब दोनों को जनता चुनेगी, तो दोनों के बीच में फिर सुप्रीमेसी की लड़ाई हो जाएगी और एक डिस्प्यूट शुरू होगा कि ताकतवर कौन है। राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि हमको भी तो जनता ने चुना है, मंत्री परिषद के लोग बोलेंगे हम लोग भी तो जनता से चुन के आए थे, बाद में मंत्री में शामिल हुए हैं। तो ये डिस्प्यूट आपस में जब होगा, इससे बचने के लिए भारत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रखा गया। तो अभी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति और राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित तो हो जाता है। उसे निर्धारित कार्यकाल के पहले विधायिका में बहुमत का समर्थन खोने के कारण अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है। अगर वो जीत गया और वहाँ के लेजिस्लेचर में, अमेरिका के संसद में, ऐसे शुद्ध भाषा में समझिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बहुमत हार भी जाती है तो वो राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। लेकिन भारत में ये अगर सरकार बदलेगी तो राष्ट्रपति हो सकता है कि अगले बार नहीं चुनाव जीते, क्योंकि यहाँ तो वोटिंग पावर किसी और के पास है, जनता के पास नहीं है। अब संघीय सरकार जब होता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये संघीय सरकार दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको यूनिटरी बोलते हैं, यानी कि एकात्मक सरकार, यूनिटरी, और दूसरा संघात्मक सरकार। ये दोनों में ऑलमोस्ट एक चीज़ें होती है। एकात्मक का मतलब होता है, दोनों एकात्मक का मतलब होता है कि सेंटर जितना काम देगी उतने अधिकार इस राज्य को मिलेगा। सारी शक्ति केंद्र के पास है, जैसा जापान में है कि वहाँ से वहाँ के प्रांतों को काम अलॉटमेंट किया जाता है। तो जब काम दिया जाता है तो उतने ही काम उस राज्य के अधिकार उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब संघात्मक की बात करते हैं
तो संघात्मक में एक फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट प्रोविंस को बोलते हैं। तो सेंटर और स्टेट दोनों, फेडरल इसके पास पावर संविधान में लिखा हुआ है और इसके पास भी पावर संविधान में लिखा हुआ है। कहां कहां पर राज्य शक्तिशाली है, कहां कहां पर केंद्र शक्तिशाली है, ये बताया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि ये ऐसे पोर्शन होंगे जिसमें केंद्र ताकतवर होगा और ये ऐसे पोर्शन होंगे जिसमें राज्य ताकतवर होगा। दोनों के लिए एक तो सेंट्रल लिस्ट है हमारे यहाँ पर, यूनियन लिस्ट। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों में वर्तमान में कितने विषय हैं? व्हाट आर द सब्जेक्ट्स एट प्रेजेंट टाइम इन यूनियन लिस्ट, इन स्टेट लिस्ट एंड इन कंकरेंट लिस्ट? तीनों में कितने कितने वर्क हैं, ये आपको बताना है। निश्चित रूप से इसको आंसर खोज करके आप इसमें कमेंट बॉक्स में ही लिखिएगा, जिसको हमारी टीम चेक करेगी। और शुरुआती जो 2 घंटे के बीच कमेंट आएगा, उस कमेंट पर ही हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बातचीत करते हैं कि शक्तियों का विभाजन, एकात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि केंद्र सरकार जितनी शक्ति राज्य को देती है उतना ही वह प्रयोग कर सकता है। तो ये सरकार एकात्मक कही जाएगी, तब ये सरकार को यूनिटरी कहेंगे। लेकिन जब राज्य की अपनी शक्ति होगी, आप देखते होंगे भारत में कि राज्य कभी कभी बोलती है कि केंद्र के इस नियम को नहीं मानेंगे, CAA को नहीं मानेंगे, GST को नहीं मानेंगे, हम लागू नहीं करेंगे। राज्य को शक्ति है, राज्य के सभी विषयों पर अपने से कानून नहीं बना सकता केंद्र। जब राज्यसभा इसके लिए बिल पास करेगी भारत में, तब वो बनाएगा। तो संघवादीय ढांचा में नो डाउट सेंटर स्ट्रांग होता है, केंद्र महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राज्यों को भी शक्ति दी जाती है। हालांकि राज्य की बॉर्डर, राज्य का नाम, राज्य की सीमा परिवर्तन करना, ये सारी जिम्मेवारी जो है वो केंद्र के पास होती है संघात्मक ढांचे में। अगर ऐसा नहीं होगा तब हर राज्य कल स्वतंत्रता की ओर चले जाएंगे, हर राज्य इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे। इससे बचने के लिए संघात्मक यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन और है कि भारत का सरकार का संघात्मक स्वरूप क्यों अपनाया है? वाई इंडिया इज एडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर? तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखिएगा जरूर, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देंगे तो आगे क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप जब डीडी बसु पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत, एमबी पायली, दुनिया भर की किताब है, एनसीईआरटी से अच्छी कोई नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी का विश्लेषण आपको हम प्रतिदिन बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे लाभ जरूर होगा। भारत और अमेरिका के अलावा ऐसे 2 अन्य देश का नाम बताइए जिन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाई है। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताने की जरूरत है। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन जल्दी से पढ़ देते हैं। आधुनिक सरकार के कार्य का उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द वर्क्स ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट? तो उसमें हमेशा बताना है जो शुरू में बताए थे, वेलफेयर नेचर ऑफ वर्क, जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाना। दूसरा है कि सरकार के विकासात्मक कार्यों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट वर्क ऑफ गवर्नमेंट? तीसरा है कि सरकार के मुख्य अंग कौन से हैं? व्हाट आर द इंपोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट?
तो उसमें आपको आंसर में क्या बताना है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, प्रत्येक अंग का कार्य बता दीजिएगा। आप लोकतांत्रिक सरकार और तानाशाही सरकार में किस प्रकार का अंतर देखते हैं, मतलब डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस बताना है, तो भी हमको लगता है बन जाएगा। संसदीय सरकार के मुख्य लक्षण क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, यह अध्यक्षात्मक सरकार से किस प्रकार अलग होता है, हाउ दिस डिफर विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद एक कमेंट करने के लिए है कि राज्य का बाध्यकारी कार्य, मतलब स्टेट हैज़ टू डू द कंपल्सन वर्क ऑफ स्टेट, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी जानकारी दी हुई है, उसको भी देखते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। कई व्यूअर ने कहा था कि उनको एनसीईआरटी से संबंधित पूरी जानकारी दीजिए, तो आज का वीडियो आईएएस और जेपीएससी बीपीएससी एग्जाम के लिए हमने शुरुआत किया है एनसीईआरटी से। और ये 9th 10th की एनसीईआरटी है, जो सिविक्स की है, नागरिक शास्त्र की एनसीईआरटी है, जिसमें आपको बताएंगे समाज और नागरिक, जो पहला चैप्टर है इस पर बात करेंगे कि समाज और नागरिक ये क्या है और कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी के 1 by 1 पेज से आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले समाज किसे कहते हैं, तो व्यक्तियों के संगठित समूह को। ये एक समूह, यानी कि एक प्रकार का एक यूनियन है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसको समाज कहा जाता है। लेकिन इकट्ठा होने से क्या किसी ट्रेन में लोग जा रहे हैं, क्या उसको समाज कहा जाएगा? या एनसीसी में जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, क्या वो समाज होता है? तो समाज की एक विस्तृत परिभाषा होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अनुसार किसी का रहन सहन, उसका खान पान, उसका रीति रिवाज, जो उसके कल्चर होते हैं, जो उसका कल्चर है, जो उसके कस्टम्स हैं, जो उसका खान पान है, इसे एनसीईआरटी के अनुसार के 9th में जो पुस्तकों में दिया हुआ है कि उसे क्या कहते हैं, उसे एक समाज के रूप में जाना जाता है। एक जैसा लाइफ स्टाइल होता है, एक जैसे हैबिट्स होते हैं, एक जैसा बिहेवियर होता है। जब व्यक्ति एक दूसरे से परिचित हो जाए और परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता हो जाए, सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, तो उसको बोला जाएगा कि ये जो है, ये समाज के रूप में आप विकसित हो रहे हैं। अब इसमें पारस्परिक निर्भरता होती है किसी भी समूह में और समाज में। इसके लिए 1-2 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। हम आपको पूरी चीज़ों को सिर्फ एनसीईआरटी पे कांस्टेंट करके बता रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा इजी हो। जैसे उदाहरण के लिए एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जो कपड़े को पहनते हैं, वह कपड़ा फाइनल प्रोडक्ट होता है। लेकिन इस फाइनल प्रोडक्ट के लिए कितने लोगों का कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, कितने लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। जैसे जब फाइनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है, अब देखिए कॉटन पहले ये किसी फार्मर के खेत में था, और उस समय में जो फार्मर का जो खेत था, इसमें कई लोग काम किए होंगे। फिर यहाँ से ये कोई हार्वेस्टिंग करने वाले आए, वो काट करके फिर जमा किए, फिर ये सूता बना, फिर उसमें कलर हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ। देखिए कितने स्तर पर लेबर इसमें लग रहे हैं, स्किल्ड लेबर लग रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से कोई मशीन में गया, वहाँ से कपड़ा तैयार हुआ, फिर टेलर के यहाँ गया, वहाँ पर सिलाई हुआ, और तब जा कर के आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आया दुकान में। तो एक कपड़े में कितने लोगों की पारस्परिक निर्भरता है,
कितने लोग एक कपड़े को बनाने में लगे, उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में देखिए, अगर उद्योग धंधे में भी देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके बीच बीच में कुछ बॉक्स बना करके आपसे पूछा जाता है कि आप अपने क्षेत्र में जो काम देख रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में देख रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में देख रहे हैं, एक बार सोचिए जरूर कि इसमें रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, इसका इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे बनता है। जब आप दोनों चीज़ों को विस्तार पूर्वक सोचेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ये बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। तो समाज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोसाइटी में अगर देखेंगे तो आप इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब सिंधु घाटी सभ्यता जो था, इस सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने प्रकार का होता था। तो आप शुरुआत करेंगे इंडस वैली से, और इंडस वैली में एक दो चीज को जानेंगे कि यहाँ के समाज में भी मर्चेंट क्लास होते थे, यहाँ के समाज में भी प्रीस्ट क्लास होते थे, पुरोहित होता था। तो उसके बाद फिर आप आएंगे वहाँ से वैदिक काल में। वैदिक काल के समाज में ब्राह्मणवाद आया, वहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल्स आए। इसके बाद आप फिर इसके बाद और आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो समाज था वैदिक काल में और मौर्यन में, मौर्य काल में भी जो समाज था, वो समाज जो मौर्यन एम्पायर में भी था, गुप्त काल में था, हर्षवर्धन में था, मुगल में भी एक समाज रहा था। फिर आधुनिक काल आ गया और आज आधुनिक काल चल रहा है। तो आधुनिक काल में समाज किस प्रकार का है और यहाँ पर एक दूसरे की परस्पर सहयोग कैसे होती है। इसके बाद सामाजिक संस्था, जिसमें परिवार और विद्यालय ये दो चीजें हैं। जब आपका परिवार और आपका स्कूल, ये दो इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने परिवार से लैंग्वेज सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, अपने परिवार से आप हैबिट्स सीखते हैं, अपने परिवार से आप बिहेवियर सीखते हैं। ये सारे आचरण आपको परिवार से मिल रहा है। परिवार से डिसीजन मेकिंग पावर होता है। आप कभी कभी देखते हैं कि परिवार की जो मत होती है, जब आप छोटा बच्चा होते हैं तो उसके अनुसार आपका डिसीजन होता है, परिवार के अनुसार होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा होते जाते हैं तो आपका मत भिन्न हो सकता है परिवार से। माने आपकी फैमिली कुछ और थिंकिंग कर रही है, आप कोई और थिंकिंग कर रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस हो सकती है और ये डिफरेंस आपका डिसीजन मेकिंग पावर हो जाता है। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक अलग अलग स्थान से बच्चे आए हैं, तो यहाँ पर एक कॉमन डिसिप्लिन आप सीख रहे हैं, एक दूसरे को संस्कृति को सीखने का भी मौका मिल रहा है, एक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो रहा है, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड आ रहा है। ये सभी संस्थाएं व्यक्ति को कई तरह से प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि सामाजिक मूल्य जो होता है, स्कूल में जाएंगे तो सोशल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट क्या होना चाहिए, इसकी आपको बृहत रूप पर इसकी जानकारी मिल जाती है सोशल वैल्यू के ऊपर में। जैसा हमने बताया कि परिवार एनसीईआरटी में अब चले जाते हैं। चलिए देखिए क्या है। परिवार सबसे पहले आपके संपर्क में आता है तो यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो छोटे आयु में बच्चों को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने दिया जाता, लेकिन बाद में लेने दिया जाता है और इससे आपके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। लेकिन परिवार भी सिंगल यूनिट फैमिली हो सकता है, एकाकी परिवार हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है, संयुक्त परिवार हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि एकाकी परिवार के फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, क्योंकि अभी अगर दोनों में देखेंगे तो फायदा और नुकसान नजर आएगा। संयुक्त परिवार की संख्या घट गई है, लेकिन संयुक्त परिवार बहुत चीज़ों में अच्छा होता है। एक तो एक दूसरे से कॉपरेशन वहाँ पर लोग सीख पाते हैं
किसी काम को रूरल एरिया में पूरा परिवार मिल करके करता है तो उससे फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ जब परस्पर सहयोग वाली जो कॉन्सेप्ट होती है ना कि सोशल शेयरिंग नेचर, सोशल शेयरिंग नेचर, सोशल कोऑपरेटिव नेचर, ये नेचर संयुक्त परिवार से सामने आता है। लेकिन इसकी समस्या होती है, कभी कभी इसमें संपत्ति बंटवारा को लेकर के प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विकास करने के लिए कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता संयुक्त परिवार में, खास करके महिलाओं को, तो उनको विकास करने के लिए भी उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अगर एकाकी परिवार के हिसाब से सोचेंगे तो अगर गांव में आप देखें तो गांव में ये कोई जमीन का टुकड़ा है, सारे लोग मिलकर के खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल फैमिली हो जाएगा तो सबके लिए एक छोटा छोटा एरिया मिल जाएगा हर किसी को। तो जो छोटा छोटा एरिया मिलेगा तो इसमें फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी, हर चीज़ में दिक्कत होगी। तो इसलिए गांव में आप देखेंगे तो वहाँ पर संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेवलप हुआ है। लेकिन जैसे जैसे अर्बन एरिया का विकास हुआ है, लोग शहर की ओर आए हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि लोग एकाकी परिवार की ओर में चले जाते हैं, वो संयुक्त परिवार को छोड़ देते हैं। बहुत सी संस्था भी है इस पर, सामाजिक संस्था जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होता है, वैसी समाज, विद्यालय और पड़ोस ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब एक समाज में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत का महसूस होता है। सार्वजनिक स्थान में कैसे खड़ा होना है, किससे कैसे बात करना है, कहाँ पर नियम को कैसे चलना है, लेकर के चलना है, सभी लोगों को साथ लेके चलना है। समाज में किसी एक व्यक्ति का कानून नहीं है, एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा रहा है जो हर किसी के लिए है। तो समाज से हम क्या सीखते हैं, ये प्रश्न है दिया हुआ। तो हमने इसका जो उत्तर बताया, हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब समाज की आवश्यकता क्यों है आप लोगों को? आप व्यक्तिगत रूप से भी जीवन जी सकते हैं, लेकिन परस्पर सहयोग के लिए, व्यक्तित्व विकास करने के लिए, इसके लिए समाज और आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड लाने के लिए, मानसिक और बौद्धिक विकास करने के लिए हर व्यक्ति को समाज या सोसाइटी की आवश्यकता होता है। क्योंकि समाज एक नियम में जीना सिखाता है और समाज के नियम से सभी लोग बंधे होते हैं। अब समाज के ऊपर होता है राज्य और सरकार। जब राज्य और सरकार एक विशिष्ट एजेंसी हो गया, सोच लीजिए, जो हमारे ऊपर कानून बना रही है, कानून को लागू कर रही है और उस कानून को मानने के लिए हम बाध्य भी हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस कानून को लेकर के चलना चाहिए। अब राज्य क्या है, यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया समाज से आगे बढ़ते हुए कि राज्य क्या है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई किताब पढ़ेंगे, डी बसु की, डॉक्टर सुभाष कश्यप की, या पाइली की किताब पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, इसमें सारे चीज़ में ये अब आ गया। देखिए, आपको लगता है कि उन किताबों में ज़्यादा है, बट ये 9th की एनसीईआरटी में सारी कुछ दी हुई है। अब यहाँ पर समाज से निर्माण होता है स्टेट का। स्टेट में बोला जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस का बोलना है कि इंडिया इज अ स्टेट, भारत एक राज्य है। और राज्य की परिभाषा को डिफाइन करते हुए लिखता है कि राज्य, इंडिया अगर एक राज्य है तो राज्य के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होती है संप्रभुता, सबसे महत्वपूर्ण होता है सॉवरेनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य के लिए कि वो संप्रभु है कि नहीं है, संप्रभुता उसको होनी चाहिए। अगर राज्य संप्रभु ही नहीं है तो फिर इसके परिणाम भी थोड़े उल्टे हो जाते हैं। अब सबसे पहले देखिए, अपना भू क्षेत्र होना, तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर और अपनी संप्रभुता का मतलब हो गया अपना कानून। जब ये किसी के पास होता है तो उसको पहले राज्य बोलते हैं।
भारत में दो प्रकार के राज्य, एक तो इंडिया इज ए स्टेट एंड झारखंड एंड बिहार इज ऑल्सो ए स्टेट। लेकिन भारत में जो राज्य है, जो राज्य द्वितीय स्तर का राज्य है, प्रथम स्तर का राज्य इंडिया और सेकेंडरी स्टेट कौन हो गया, सेकेंडरी द्वितीय स्तर का सेकेंड लेवल का स्टेट कौन है। तो जितने भी राज्य भारत में आप बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश हो, ये द्वितीय स्तर के राज्य हैं। तो इसके अनुसार अगर देखेंगे डेफिनेशन के अनुसार, तो राज्य का एक भू क्षेत्र होता है, जो हमने बताया आपको। इसकी जनसंख्या अपनी होती है, इस भू क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ये इस देश की जनसंख्या है। सरकार के अतिरिक्त राज्य का चौथा अनिवार्य तत्व जो होता है, एक तो अपना सरकार है ही, तो संप्रभुता है जो इंपॉर्टेंट है, सॉवरेनिटी जिसमें कानून उसका होगा, सत्ता का नियंत्रण मतलब हु विल कंट्रोल द सिस्टम। ये सत्ता का नियंत्रण कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो अगर जब वो सॉवरेनिटी नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे करेगी, इसलिए सॉवरेनिटी जरूरी होती है। अब आप देखें कि जब हम भारत को राज्य कहते हैं तो यह राज्य का प्रयोग एक अर्थ में किया जाता है, परंतु राज्य शब्द का दूसरा अर्थ भी है। हम अपनी संघीय व्यवस्था में अलग अलग इकाई के लिए भी राज्य का प्रयोग करते हैं। भारत भी राज्य है और हमारे संघीय व्यवस्था में दूसरे अलग अलग भी राज्य हैं। क्लियर है सभी लोगों का? तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को कि राज्य, भारत राज्य और झारखंड राज्य में क्या अंतर है। देखिए, ये जो झारखंड राज्य बोल रहे हैं, ये राज्य हमारा मूल रूप से ये राज्य नहीं है, ये तो एक प्रांत है। हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको राज्य कहते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भारत ही राज्य है, क्योंकि संप्रभुता भारत के साथ है ना, भारत के साथ संप्रभुता जुड़ी हुई है। क्लियर हो गया होगा? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, देखिए आप, नागरिक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपने देश के अधिकार का उपभोग करता है। समाज और स्टेट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन सिटीजन कौन होता है? सिटीजन वो होता है जो अपने देश का जो अपने देश का राइट्स को कंज्यूम करता है और अपने ड्यूटी को पहचानता है, वो व्यक्ति देश का नागरिक होता है। इसके लिए बहुत से प्रावधान हैं हमारे संविधान में किए हुए, लेकिन जो मूल प्रावधान है कि राज्य कहते किसे हैं, ये तो आपने देख लिया। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक का मतलब नहीं है कि सिर्फ आप अधिकार लेते जाइए, यू मस्ट परफॉर्म सम ड्यूटी। जो हमारा संविधान ने 11 ड्यूटी अभी दिया है, पहले तो 10 ड्यूटी था, अभी हमारा 11 ड्यूटी है। तो राइट्स तो आपके पास दुनिया भर के हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक राइट ही राइट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 अपॉर्चुनिटी की बात करता है, 17 अनटचेबिलिटी को हटाता है, 18 किसी प्रकार के पुलिस टाइटल को हटाता है, 19 में कई अधिकार मिले हुए हैं, 20 में 2 बार सजा नहीं मिलता है, 21 में नैसर्गिक स्वतंत्रता मिली हुई है। ऐसे कई अधिकार है हमारे पास, ये तो मिल रहा है, लेकिन आपको ड्यूटी भी निभाना पड़ेगा। ये क्या है? ये जो ड्यूटी निभाना पड़ेगा ये क्या है? ये आपके नागरिक के कर्तव्य। आप बोलते हैं ना, हम भारत के लोगों का एक कर्तव्य भी बनता है, तो ये नागरिक का कर्तव्य है। तो यदि कोई व्यक्ति देश के कानून द्वारा शासित होता है तो राजनीतिक अधिकार से वंचित हो तो उसको नागरिक नहीं बोलेंगे। अगर उसको राजनीतिक अधिकार नहीं दे रहे तो भारत का नागरिक नहीं है। भारत में तो बहुत से लोग रहते हैं जो विदेश से पढ़ने आते हैं, हमारे नागरिक थोड़े हैं।
जो लोग यहाँ पर वीजा लेकर के नौकरी करने आए नागरिक थोड़े हैं, जो जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो नागरिक नहीं है हमारे। तो जो राज्य लोकतांत्रिक नहीं होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता है, वहां पर नागरिकों की परिभाषा कुछ और होती है, भारत में कुछ और है। ये नागरिक शब्द आया कैसे? 1789 में जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी तो लोगों को अधिकार दिया गया और उसके बाद ही नागरिक शब्द लोकप्रियता के साथ आ गया। और उसके बाद जो जो देश आजाद होने लगा वहां पर नागरिक शब्द आया कि नागरिक को यह अधिकार देना पड़ेगा। नागरिक का मतलब है राइट्स देना और ड्यूटी लेना। ये नहीं कि सिर्फ राइट्स आप लेते जाइए, ड्यूटी मत दीजिए। आपके जो कर्तव्य बनते हैं वो आप देने के लिए हैं, वो हमारे समाज में दिया जाएगा। तो आप अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन दूसरे के अधिकार के प्रति भी सहिष्णु बनिए, धैर्यवान बनिए, कानून का सम्मान करिए, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट कीजिए। ये भी तो देश आपसे चाहता है। अगर कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है, कानून उसको कोई सजा दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन अच्छा नागरिक नहीं है, वो अच्छा नागरिक नहीं है। कोई आदमी सरकार का सहयोग नहीं करता है, वो अच्छा नागरिक नहीं है। नागरिक का यह मतलब नहीं है कि देश में सिर्फ संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे। ये मतलब थोड़े है कि जो रिसोर्सेज है इस रिसोर्सेज का हम यूज करेंगे, लेकिन इस रिसोर्सेज को यूज तो करेंगे हम। कैसे करेंगे, कब करेंगे? हमको सरकार दे रही है, लेकिन वो ये बोलती है कि आप अपना ड्यूटी भी तो निभाइए देश के प्रति। ये नागरिक का कर्तव्य है। तो समाज के अन्य संगठन की तरह सरकार भी एक समुदाय और संघ है। सरकार को भी एक समुदाय या संघ बोलेंगे, लेकिन ये विशेष प्रकार का समुदाय है, विशेष प्रकार की कम्युनिटी है, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। आपकी इच्छा पर निर्भर होता है कि आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये किसी के लिए कोई प्रेशर है कि आपको हमारे पसंद का पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा? ये प्रेशर तो नहीं है किसी के लिए। आप बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स इसमें नज़र आ जाएगी। चैप्टर वाइज चलेंगे एनसीईआरटी में, हर चैप्टर, हर क्लास का चैप्टर। सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, जो आईएएस के एग्जाम में आता है, जेपीएससी में आता है, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अब चिंता नहीं करना है, अब सारी चीज़ें होंगी। और सभी चीज़ का, चूँकि हमारे बिहार के बच्चे, हमारे यूपी झारखंड के बच्चे हिंदी माध्यम में ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ज़्यादा हिंदी में बताया जाए, तो इसलिए आपके लिए खास तौर पर हमारी ये लगातार सीरीज चल रही है जो आपके लिए। उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जब जनता के लिए सरकार सोचती है तो उत्तरदायी सरकार होती है ना। आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ये तो उत्तरदायी सरकार की खासियत होती है। तो भारत के क्षेत्र में एशिया और अफ्रीका के कई लोग हैं। हमने जैसा बताया कि वो सारे लोग यहाँ के नागरिक तो नहीं है। एक तो जनजात नागरिक होता, आपको पता ही है कि माता पिता में से कोई यहाँ है तो नागरिक हो गए। दूसरा, आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए और ये स्वीकृत अगर हो जाता तो आप यहाँ के नागरिक बन जाएंगे। समय समय पर ये चेंजिंग होती जाती है। अब चलिए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन जो आपको बनाना है और इसके नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पारस्परिक निर्भरता से आप क्या समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देकर के बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव डिपेंडेंसी? गिव योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ज्वाइंट फैमिली से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय ज्वाइंट फैमिली? संयुक्त परिवार से क्या समझते हैं?
धीरे धीरे हमारे समाज में संयुक्त परिवार लुप्त क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, ये बताइए। आपने शुरू में जो चीजें चैप्टर में पढ़ा, आप इससे खोज करके इसके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट joint family is going to be decline and destroy in the country? So what do you think about this situation of the joint family? क्यों ऐसा हो रहा है? तीसरा क्वेश्चन, with reference to unitary family, do you think joint family is more fruitful? क्या आपको लगता है कि एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार ज्यादा बेहतर होता है? इसके भी आंसर बताने हैं आपको। परिवार सामाजिक सद्गुणों की प्रथम पाठशाला है, विवेचना करें। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ एनीवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर लाइफ। एनुमरेट द क्वेश्चन। ये प्रश्न को जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेंस के लिए। भविष्य के नागरिकों को तैयार करने में विद्यालय की शिक्षा का क्या योगदान होता है, संक्षेप में विवेचना करें। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम हिज और हर चाइल्डहुड, ये आपको बताना है। डू यू थिंक राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड ईच अदर? क्या आपको लगता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं? यदि हां तो अपने तर्क देकर आंसर दें। नागरिक कौन है? हु आर सिटीजन्स? नागरिक कौन है? हु आर सिटीजन्स? भविष्य के नागरिक को तैयार करने में भारत किस प्रकार से नियम को बदलाव करता है? अगर इन फ्यूचर देखेंगे तो जब नागरिक हम लोगों को चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, इसके लिए कौन कौन सा नियम है, वह विदेशी से कैसे भिन्न है? विदेशी विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड विद द सिटीजन ऑफ इंडिया में डिफरेंस क्या है, ये बताना है। जन्मजात नागरिक और राजकीय नागरिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, और टिप्पणी करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी करें, कमेंट करें। व्यक्ति एवं समाज, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी, एक आधुनिक समाज और एक लोकतांत्रिक राज्य। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टेट? इंडिया इज ए स्टेट, और इसे बताएं। भारत एक राज्य, इसे बताएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर जरूर से पसंद आया होगा। एनसीईआरटी 9th 10th का ये चैप्टर था। पहला चैप्टर था जिसका नाम था समाज, नागरिक और राज्य। इसका दूसरा चैप्टर है सरकार, जो हम दूसरे क्लास में करेंगे, सरकार के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स जल्दी से हम बता देते हैं। इसमें समाज तथा नागरिक, सरकार, हमारा स्थानीय शासन, भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं, मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व, केंद्रीय सरकार, राज्य में हमारी सरकार, हमारे न्यायपालिका, लोकतंत्र, निर्वाचन, राजनीतिक दल, हमारा राष्ट्र और समाज, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, भारत को विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व की क्या समस्याएं हैं। एक एक चीज आपको ध्यान रखना है अपने तैयारी में, खास करके जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि आप उसमें जब भी नोट्स बनाइएगा तो उसमें एक कॉलम जरूर से छोड़ दीजिएगा, एक किनारे का। और यहाँ पर जैसे आपने शुरुआत किया है नागरिक से, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी का पार्ट है। अगर जेपीएससी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जीएस पेपर 2 में आता है। आईएएस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें भी जीएस पेपर 2 में आता है। तो आप यहाँ पर ये चैप्टर का नाम लिखेंगे समाज एवं नागरिक, और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। जो इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन था, पहला व्हाट डू मीन बाय इंडिया इज ए स्टेट, दूसरा फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी में क्या डिफरेंस है, और ये नागरिक का अर्थ क्या होता है, इसके साथ में कोरिलेट कर देते हैं।
उत्तर लिखिए, और यही क्वेश्चन जब अगले क्लास की पढ़ाएंगे एनसीईआरटी, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इजी हो जाएगा वो। और उत्तर लिख करके हमें भेजिए, आप कमेंट बॉक्स में ही भेज दीजिए, हमारी टीम उसको जरूर चेक करेगी, हम उसको जरूर चेक करेंगे, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप इसमें कैसे टू दी पॉइंट आगे बढ़ सकते हैं। ये एक हमने बेसिक तरीका बताया। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज विश्लेषण, एक एक क्वेश्चन का जो दिया गया है और उसके अंदर जो अलग अलग बॉक्स बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन से भी संबंधित आपको हम बताएंगे। जैसे कि कच्चे माल से जो आपके कच्चे माल से जो भी फैक्ट्री बनती है, इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको इसके बारे में सोचना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाइए। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा। अगली क्लास को लेने के लिए आप शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।